हेलो एवरीवन। ये जो सिलेबस है ये मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है जो भी थर्ड ईयर का है। इसमें मतलब कि इसका सिलेबस जो है लगभग इंग्लिश में ही मिलता है, इसलिए हमने आप लोग को थोड़ा सा इसमें मतलब कि समझाने का प्रयास किया क्या कैसे इसमें पढ़ना है। जैसे कि मतलब कि समझ में नहीं आता, एक चीज़ें दी हुई तो हमें सिर्फ वही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें छुपी हुई होती हैं, लेकिन हमें जब प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है। इसलिए जो मेडिवल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन इतिहास है वो बीए थर्ड ईयर में जो सिलेबस है उसका ये पेपर फर्स्ट है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और कब से पढ़ना है, 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है, क्योंकि हमने सेकंड में जो पढ़ा हुआ था उसका लास्ट था 1857 की क्रांति। तो जो चीज़ हमने सेकेंड ईयर में छोड़ी है वही चीज़ हमको थर्ड ईयर में स्टार्ट करनी पड़ेगी वहीं से। तो इसलिए हमको 1800 जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा वो हम 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे और 1947 मतलब स्वतंत्रता तक हमको पढ़ना है। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट में क्या है। फर्स्ट यूनिट जो है इसकी रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब कि 1857 की क्रांति। कॉशियस नेचर, मतलब कि 1857 क्रांति के क्या कारण थे, उसकी प्रकृति क्या है। आइडियोलॉजी, मतलब विचारधारा क्या थी उसमें। प्रोग्राम, लीडरशिप, मतलब कि सब उसका नेतृत्व किसने किया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पार्टिसिपेशंस, मतलब कि किस किसने उसमें भाग लिया है। तो हमको सारा साथ में पढ़ना है। हम 1857 की क्रांति की जो भूमिका है उसको पहले समझेंगे। जब उसको हमने समझ लिया कि फिर हमको ये समझना है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और उस समय मतलब कि परिस्थितियाँ क्या थी, किस कारण की वजह से ये क्रांति मतलब कि हुई, ये चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेचर, मतलब उसकी प्रकृति क्या थी। आइडियोलॉजी, मतलब उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं थी, किस किस की विचारधाराएं थी, या जनता में क्या आक्रोश था, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। लीडरशिप पढ़नी है तो पूरा ये कि हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें है ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश का है, मतलब कि उनका इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद फेलियर एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1800 मतलब कि 57, मतलब कि मतलब क्रांति हुई 1857 की, तो ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से तथ्य थे, क्या प्रभाव इस पे पड़ा और ये असफल क्यों रहा। ठीक है, इसमें हमको प्रभाव को पढ़ना पड़ेगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ा और ये लास्ट अंतिम समय में असफल या फिर विफल क्यों हुआ, ये चीज़ें पढ़नी है। तीसरे पॉइंट में हमको पढ़ना है ब्रिटिशर्स रिलेशंस विथ, मतलब कि जो स्टेट थे ब्रिटिशर्स, आप समझ रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सेकेंड में पढ़ा इसको, मतलब कि उनके रिलेशंस क्या रहे हैं स्टेट वगैरह से, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। और यूनिट 2 है इसमें राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब कि एक हमको को राष्ट्रीय स्तर पर देखना है, भारतीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर एक फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे हमको जो एक हमारी पार्टी बनी कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, इसको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इट्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, मतलब कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया। इसका शुरुआत अगर हम देखेंगे तो 1885 से शुरू होता है, मतलब सबसे पहले जो इसकी स्थापना की जाती है कांग्रेस की वो 1885 में ही की जाती है, लास्ट स्टेज जाता है 1905 तक। तो इसमें हमको उनकी पॉलिसी को पढ़ना है और ये मतलब कि एक नई पार्टी या राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय के रूप में पार्टी का गठन क्यों किया गया, उनकी पॉलिसी, उनकी योजनाएं की क्या थी, क्या उन्होंने प्रोग्राम्स किए, मतलब कि जैसे होता है ना जगह जगह पे जा कर के उसके बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, क्या कुछ कैसे उन्होंने किया हुआ है, इस चीज़ को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आगे जो इसके हैं इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा, देखो कहाँ तक पढ़ेंगे हम इसको, 1885 से लेकर के 1905 तक पूरा पढ़ेंगे। मतलब कि कौन से जो बैठक वगैरह होती है उस बैठक में किसने अध्यक्षता की, किसने नहीं की, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। ट्रेंड्स स्टिल, मतलब कि यहाँ पे हमको ये देखना है
1999 ट्रेंड स्टिल मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, होम रूल मूवमेंट मतलब कि होम रूल एक आंदोलन हुआ था। ये सारी चीज़ें हमको ये एकदम से अलग अलग निकाल के पढ़नी, बस को रिलेट करते हुए पढ़ना है इन सबको। फिर हमको तीसरी यूनिट जो है फर्स्ट पेपर की, राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मतलब कि 1900 से लेकर के 1947। देखो 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली थी, उसके पहले के जितने भी सारे आंदोलन, जितनी भी कमेटी, जो सारे कुछ गठित किया गया, हमको इसमें सब चीज़ देखना है। और इसमें है गांधीयन मूवमेंट्स मतलब गांधी जी के गांधी आंदोलन जो है हमको उसको पढ़ना है, उनके सारे प्रयास को पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ना है, व्यक्तित्व से मतलब एक व्यक्तित्व से लेकर के उनके सारे प्रयास को। फिर मतलब कि जो आंदोलन उन्होंने किया उसकी प्रकृति क्या थी, क्या उन्होंने जनता के बीच में प्रोग्राम किया, सोशल कॉम्पोजिशन मतलब कि एक सामाजिक स्तर पर उन्होंने क्या कुछ कैसे हैंडल किया है, इस चीज़ को हमको देखना है। फिर अगला है प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स ना, मतलब शुरुआत में उन्होंने पार्टी और राजनीतिक पार्टियों का कैसे मतलब गठन किया। अब देखो इसमें साइमन कमीशन, अगस्त ऑफर जो अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, क्रिप्स मिशन, कोविनेट प्लान मतलब कि हुआ ना ये सब। तो हमको यहाँ पे पहली बात तो जो राजनीतिक पार्टियाँ गठित की गई हैं हमको यहाँ पे ये देखना होगा। उसके बाद हमको साइमन कमीशन अलग पढ़ना है, अगस्त प्रस्ताव अलग पढ़ना है, क्रिप्स मिशन को अलग पढ़ना है, कैबिनेट प्लान को भी अलग पढ़ना है, सब चीज़ को, क्योंकि गांधी जी से सारे जुड़े हुए लेकिन सबने एक अलग अलग फंडा निकाल करके दिया हुआ है। अगला है कॉम्युनल पॉलिटिक्स मतलब कि एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब कि जो सारी पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक स्तर पर बनाई इनका पार्टिसिपेट जो उन्होंने किया है इंडिया में, उस चीज़ को हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यूनिट 4 जो है, नहीं सॉरी यूनिट 4 नहीं, इसी में मतलब यूनिट 4 जो है और जो इसका यूनिट 4 है इसमें हमको क्या पढ़ना है, रूल ऑफ तिलक मतलब रूल ऑफ तिलक में क्या, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो किए गए हैं कार्य वो हमको पढ़ने हैं पूरा। और सबका देखिए किसी का व्यक्तित्व या फिर जीवन परिचय जो छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ में हमको पढ़ना है। फिर महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर जे मतलब जवाहरलाल नेहरू इन फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि इन सभी ने स्वतंत्रता के बारे में क्या योगदान दिया हुआ है, क्या कार्य किया, क्या उपलब्धियां इनको हासिल हुई है, सारी चीज़ हमको यहाँ पे कोरिलेट करके लेके चलना है। उसके बाद है रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा है, एंड इंडियन नेशनल आर्मी इन द फ्रीडम मूवमेंट क्योंकि इसका गठन उन्होंने किया हुआ था ना। ये मतलब कि यहाँ तो हमको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तिलक के बारे में देखना। यहाँ ऑफिशियली ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में। फिर यहाँ पे हिस्ट्रीग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यहाँ पे हमको ये पढ़ना मतलब कि जो राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन सारी चीज़ हो रहे हैं उसके आप एक मतलब कि हिस्ट्री इतिहास क्या रहा है या फिर उसको हम थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ऐसा कुछ हमको यहाँ पे देखना पड़ता है। फिर है राइज ऑफ लेफ्ट विंग स्टेट पीपल मूवमेंट। अब यहाँ पे हमको जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है, मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट से लेकर के थोड़ी चीज़ों का बैकग्राउंड देखते हुए हमको सारा यहाँ पे मूवमेंट राज्यों से संबंधित जो हुए थे मतलब कि और सब चीज़ थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। ये रहा आपके पूरे के पूरे पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो 1857 से लेकर के 1947 तक हमको मतलब कि पूरा तैयार करना पड़ेगा। अब पेपर 2 जो है, अब देखो जो सेकेंड पेपर है मतलब आपका पेपर सेकेंड वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप यानी यूरोप का इतिहास है। इसमें जो है हमको 1919 से लेकर के 1945 तक पढ़ना है। और हमको देखो 1919 से क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट में पढ़ा है लगभग यूरोप का इतिहास जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के राउंड तक ही हमने पढ़ा घुमा फिरा के ना। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, तो 18 में ख़त्म हुआ। अब 18 के बाद क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसको हमको संभालना कब से, 1919 से लेकर के मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध तक, क्योंकि उसकी असफलता हमें परिणाम क्या बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तो परिणाम। अब यहाँ पे इसका यूनिट 4 जो है देखो आप,
सेटलमेंट ऑफ 1919 मतलब कि 1818 तक की, 14 से लेकर के 18 तक, या फिर हम कह लें कि 1919 के पूर्व की जो स्थितियाँ थी उसको कैसे मतलब यहाँ पे सेटल किया जा रहा है 1900 मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब कि यहाँ पे 99 के प्रति में जो किया जा रहा है उस चीज़ को ये ले रहा है, तो हमको ये देखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, मतलब कि अचीवमेंट एंड फेलियर ना, तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असफल होती पाई जाती हैं। तो असफल क्यों हो रही हैं, जो उपलब्धियां वगैरह हो रही हैं वो असफल क्यों हो रही है, वो चीज़ पढ़ना है। और फिर ये है 14 पॉइंट्स ऑफ विल्सन, विल्सन के 14 सूत्र बताए गए हैं, या कहा जाता है विल्सन का 14 सूत्री नियम। ये चीज़ हमको अलग से पढ़ना है तो अलग ही दिया होगा बुक्स में। फिर हमको जो मतलब यूनिट 1 के अंतर्गत 3 पॉइंट हमको पढ़ना है यहाँ पे। सर्च फॉर सिक्योरिटी एंड पीस मूवमेंट, मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसे सिक्योरिटी लेवल पे आंदोलन वगैरह किए गए थे, उसको हमको पढ़ना है। और यूनिट 2 जो है इसमें देखो, रशिया बिटवीन टू वर्ल्ड वार, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ, मतलब कि यहाँ तक हमको रूस के द्वारा एक विश्व स्तर पे जो वार किया गया वो चीज़ पढ़ना है। रूस की जो क्रांति हुई वो पढ़ना है, वो हमको कब 1917 के को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर लेनिन के थॉट पढ़ने हैं, मतलब कि लेनिन के क्या थॉट थे। फिर मेन अचीवमेंट्स, मतलब कि लेनिन की क्या उपलब्धियाँ रही है। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ लेनिन, मतलब कि लेनिन के बारे में हमको क्या पढ़ना है, लेनिन की विचारधाराएं क्या रही हैं, लेनिन के विचार विमर्श क्या रहे हैं, फिर लेनिन के क्या उपलब्धियां मिली हैं, फिर लेनिन ने जो एक न्यू आर्थिक पॉलिसी मतलब कि न्यू आर्थिक योजना को लेकर के आया उसको हमको पढ़ना है। यहाँ पे इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर क्या है, रीमेकिंग ऑफ रसिया, स्टालिन एंड हिज अचीवमेंट। यहाँ तो हमने लेनिन को पढ़ा, यहाँ पे हमको किसको, स्टालिन को पढ़ना है। जैसे इसमें हमने उनकी विचारधारा को पढ़ा, उनकी उपलब्धियों को पढ़ा, उनकी इकोनॉमिक्स स्थिति को पढ़ा, वही चीज़ हमको सेम टू यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस बिटवीन टू वर्ल्ड वार, सर्च फॉर सिक्योरिटी, मतलब कि लोकार्नो पैक्ट, के लॉग ब्रेन पैक्ट, यहाँ पे मतलब कि फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, फ्रांस और एक विश्व स्तर पे कहा जाएगा इसको। यहाँ सिक्योरिटी बनाई गई एक, ये है लोकार्नो पैक्ट, जैसे हमने इसमें पढ़ा था सारी बहुत संधियाँ वगैरह, उसी के हिसाब से है लोकार्नो पैक्ट है। और ये सारे पैक्ट है हमको पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब सिर्फ इनसे रिलेट करते हैं 1919 से। फिर यूनिट 3 जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा एंड, मतलब कि जैसे हमने अभी लेनिन स्टालिन इनका नाम लिया ना, वैसे ठीक ही एक है, तुर्की के रूप में आते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और टर्की को हमको पढ़ना, दो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा है द नाजी जर्मनी, मतलब कि ये जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना वगैरह हुई थी ना, वो हमको पढ़ना है, उसके क्या कारण थे वो पढ़ना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें हिटलर और नाजीवाद का, जैसे हिटलर और नाजीवाद का उदय क्या हुआ, उदय कैसे हुआ, या हिटलर और नाजीवाद के उदय होने के कारण क्या थे, आइडियोलॉजी, फिर उनकी विचारधाराएँ क्या थी। फिर यहाँ पे हमें मतलब कि हिटलर एंड हिज प्रोग्राम, मतलब उन्होंने क्या कुछ किया। होम पॉलिसी ऑफ हिटलर, मतलब क्या योजनाएं उन्होंने लागू की। असेसमेंट ऑफ हिटलर, मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें हिटलर के बारे में पढ़नी है। यहाँ फिर है इटली के बारे में हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ रहा, उसके कारण, ये सारी मतलब कि अब जैसे हमने जर्मनी के उदय के क्या कारण हो सकते हैं, जर्मनी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा, वैसे हमें इटली के बारे में, इटली के उदय के क्या कारण हैं, या फिर इटली की परिस्थितियाँ क्या हैं, इटली उस समय किस स्थिति से गुजर रहा था, वो सारी चीज़ें हमको, उसके मतलब कि सिद्धांत वहाँ पे क्या हैं, मतलब कि वहाँ की होम पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है वहाँ पे। उसके बाद यूनिट 4 जो इसका है, यहाँ पे हमको राइज ऑफ जापान एज ए मॉडर्न वर्ल्ड पावर डिक्लाइन ऑफ द, मतलब कि हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जापान के बारे में पढ़ना है, मतलब कि विश्व स्तर पर, क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें जापान काफ़ी क्षति भी हुई थी ना, तो उसके आधार पे हमको यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ना है। नाजीवाद, हिटलर, इन सब को रिलेट करते हुए, फॉरेन की पॉलिसी, जापान की पॉलिसी, इन सब को रिलेट करते हुए हमको इस पॉलिसी को देखना है 1919 से ले करके 1945 तक देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है द सेकेंड वर्ल्ड वार,
मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, या द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, रिजल्ट क्या निकले, वो चीज़ यहाँ पे देखना। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे मतलब कि यूनाइटेड नेशन एक मतलब कि संगठन बनाया गया है। एम्स मतलब कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट्स सिग्निफिकेंस, मतलब कि वहाँ पे उसके क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने अपने लिए बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन जो बना वह किस लिए क्यों बना, क्योंकि देखो पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था तभी तो बना हुआ था यूएनओ, लेकिन असफल रहा। अब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे दे दिया ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो यहाँ पे भी बनाया। अब उसकी उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें हमको किस में पढ़ना है, पेपर 2 में पढ़ना है। अब देख लेते हैं, मतलब कि पेपर फर्स्ट के साथ आपको पेपर सेकंड समझ में आ गया होगा। हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए आप चलो। ये यूरोप का इतिहास रहा, हमको 1919 से लेकर 1945 तक पढ़ना है। फर्स्ट पेपर 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है। अब देख लेते हैं हम थर्ड पेपर का क्या बैकग्राउंड है। थर्ड पेपर जो है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब कि भारतीय संस्कृति का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, इसमें हमें मेन रूप से तो भारतीय संस्कृति ही पढ़ना है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें ना, भारत में सभी तो रहे, सब चीज़ को लेकर के चलना है पेपर थर्ड में। अब देखो पहले में क्या कह रहा है, फर्स्ट यूनिट में, ए सर्वे ऑफ द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नॉर्थन इंडिया इन, मतलब कि सर्वे किया जा रहा है। सर्वे तो पता होगा ना, किसी चीज़ पे अगर शोध करना है, किसी चीज़ को जानना है, उसका क्या कहते हैं, अगर हमें फैक्ट कलेक्ट करना है तो ये किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखना है, मूल रूप से ये देखना है मिला करके। फिर उसके बाद जो है दूसरे में क्या है, सोशल लाइफ ड्यूरिंग द दिल्ली, मतलब कि सल्तनत, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या जगजीवन उसका इसमें रहा है, ये चीज़ें हमको देख। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशंस ऑफ रूरल सोसाइटी, मतलब कि यहाँ पे तो पूछ लिया बस सोशल लाइफ, और यहाँ पे फिर जो सोसाइटी समाज है वो किस तरीके से चल रहा था, ये चीज़ें हमको दें। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन सोसाइटी, मतलब कि नगरीकरण कैसा था वहाँ पे, ये चीज़ें हैं। अपर क्लास के लोग कैसे थे, उलेमा वर्ग कैसा था, मिडिल क्लास के लोग कैसे थे, कॉमन पीपल क्या था, मतलब ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है इंडियन कल्चर के अंतर्गत। स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेडिवल पीरियड, मतलब मध्यकालीन इतिहास में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। यूनिट 2 जो है वो सोशल रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट अप टू, मतलब कि यहाँ पे जो है सोशल रिलीजन, सामाजिक मतलब कि एक धर्म के आधार पे जो आंदोलन हुआ था उसमें, मतलब जो कंट्री वगैरह थी, भक्ति मूवमेंट, मतलब भक्ति आंदोलन हुआ था, जो भक्ति आंदोलन में बहुत सारे लोग आएंगे, अभी आगे देखते हैं। मतलब कि भक्ति आंदोलन हुआ, उसके क्या कारण थे, एक सेंचुरी के रूप में हमें देखना है। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 16वीं सेंचुरी, क्योंकि ये लगभग 15वीं 16वीं 17वीं ऐसे मिलता रहेगा हमको, तो उसके क्या कारण थे। प्रोमिनेंट, मतलब कि स्पेंड्स ग्रोथ एंड इम्पैक्ट, मतलब क्या प्रभाव उन सब चीज़ों का पड़ा, क्या वृद्धि कुछ हुई उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें सूफी आंदोलन जो हुआ, सूफी आंदोलन क्या था, उसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सारी चीज़ें, मतलब सूफी आंदोलन से सब पढ़ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है इसका। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास में शिक्षा का क्या बेस था ना, शिक्षा का कितना विकास हुआ, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है हमको। अब यूनिट थर्ड जो है इसमें सोशल लाइफ अंडर द, मतलब कि मुगल ना, सामाजिक स्तर पर मुगल इतिहास का जो है, मतलब अब मुगल इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या मतलब कि उन्होंने क्या अपना प्रभाव छोड़ा, मुगल काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मतलब कि दिल्ली सुल्तान की क्या योजनाएं थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी पड़ेगी। फिर पॉलिसी ऑफ द ग्रैंड, क्या है दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रैंड मतलब कि मुगल, ये देखो इनका भी मुगल जो थे उनकी क्या पॉलिसीज़ रही हैं, क्या प्रकृति रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, मतलब कि अकबर के द्वारा जो प्रशासन आदि लागू किए गए थे वो किस स्तर पे थे, ये चीज़ें पढ़नी हमको।
मतलब कि हमने सेकंड में जो पढ़ा था वो उनकी अगर कहें तो राजनीतिक स्थिति हमने पढ़ी, युद्ध उन्होंने कैसे किए ना। अब यहाँ पे हमको सिर्फ ये करना, व्यवस्था उन्होंने कैसे बनाई हुई थी, सारी चीज़ें उसको पढ़नी, क्या स्थितियाँ उस समय करें, क्या परिस्थितियाँ, नहीं सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी पड़ेंगी। ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर द मुगल्स, मतलब कि मुगल काल में आर्थिक स्थिति क्या मतलब उसका ट्रेंड चल रहा था, ये सारी चीज़ें। 4 यूनिट में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द, मतलब कि अब देखो ये तो कहा जा रहा है कि वो काल ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी वगैरह जो पूछ ले रहा है उसको थोड़ा बहुत ही मतलब कि हमको ओल्ड में जाना पड़ेगा बहुत ही, तो ये चीज़ हमको यहाँ पढ़ना है। देखो अब आर्य समाज ना, ये पढ़ना अलग से, ब्रह्म समाज ये पढ़ना अलग से, थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग से पढ़नी है, रामकृष्ण मिशन हुआ, वहाबी आंदोलन हुआ, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सभी हमको एकदम अलग अलग से पढ़ने पड़ेंगे। मेन फ्यूचर ऑफ द परमानेंट, क्या उसका नाम था, मेन फ्यूचर ऑफ परमानेंट, परमानेंटली क्या भविष्य के लिए क्या किया गया था उसमें, वो चीज़ें देखना है। महालवाड़ी ना, रैयत, इसको थोड़ा बैक करें। अब देखो ये रहा महालवाड़ी, ये है रैयतवाड़ी, मतलब कि इन सब को कैसे सेटलमेंट किया जा रहा था। रेलवे एंड द, देखो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा आता है उनका लॉर्ड विलियम बेंटिंग वगैरह को पढ़ने के लिए, रेलवे से क्या थे, इंडस्ट्री मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन वगैरह कैसे बनाए गए थे, बैंकिंग प्रणाली भी कुछ कुछ यूरोपीय स्तर पे लाई गई थी, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा ज़्यादा इसका बैकग्राउंड नहीं है लंबा, बट थोड़ा थोड़ा सा है, पृष्ठभूमि की जैसे देखना पड़ेगा। फिर राइज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पीरियड, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के समय में मतलब कि मध्यकालीन इतिहास में ब्रिटिशर्स के समय में एजुकेशन को देखना है हमको। तो ये रही हमारी यूनिट 4, मतलब इसमें यूनिट 4 ही है सब में। पेपर फर्स्ट में देखो क्या है, मतलब यूनिट 4 है, पेपर फर्स्ट में भी यूनिट 4 है, और पेपर सेकंड में भी यूनिट 4 है, पेपर थर्ड में भी यूनिट 4 है, और 4 के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग को सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सोच रही हूँ जो आप लोग रेगुलर के हो, मतलब कि जो मेरे कांटेक्ट में हो, उसके लिए अगर आप लोग टेलीग्राम चला रहे हैं तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप में बना देती हूँ, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप वहाँ पूछ लो मुझसे, नहीं तो मैं अगर व्हाट्सएप, तो सभी लोग चला रहे हो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना देती हूँ। लेकिन अगर टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लेते हो, टेलीग्राम पे जैसे कोई आंसर आपको नहीं लिखने आ रहा तो उस पर सारी चीज़ें डिस्कशन हो जाएंगी, तो आप लोग को जैसा लगेगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसी तरीके से कर लूँगी। बाकी सेपरेट वीडियो में बताऊँगी इस पर लगभग 20 अगस्त से सब एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आप लोग को क्लियर करूँगी, और लिखने का प्रैक्टिस मतलब कैसे करना है वो चीज़ भी हम देखेंगे। वैसे हमने तीनों पेपर को इसमें डिस्कस किया, इसलिए वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, बट एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझो, अगर समझ लोगे ना तो मतलब बिल्कुल भी जो है ये कठिन नहीं लगेगा, अगर ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग को क्या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूँ मैं या फिर टेलीग्राम पे, आप मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास अंशिका का नंबर है, मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर है, तो मैं उनको ऐड कर देती हूँ। बाकी आप लोग को क्या इसमें नहीं समझ में आया है, मतलब कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा। और वैसे ये जो लिंक आपके पास जाएगा, इस पर तो मैं सोशियोलॉजी करवाती हूँ, लेकिन आप लोग इसको ही मतलब सब्सक्राइब कर लेना, इसी लिंक के माध्यम से मैं पूरी फाइनल वाली हिस्ट्री, वैसे मैं सेकंड की भी फर्स्ट सेकंड तीनों ईयर का करवाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए बस करूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा पढ़ने में हो, इसलिए थोड़ा मुझे आप लोग की चिंता भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से, लास्ट ईयर है तो बहुत अच्छे से करके निकल जाओ, ताकि आगे अगर इस सब्जेक्ट कोई कुछ करना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प आप लोग को चाहिए तो ये एकदम बेफिक्र मतलब कि बिंदास होकर के आप बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे बुरा लगेगा, मैं मदद अच्छे से करूँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, या फिर मतलब जब मैं बता रही हूँ कि 20 अगस्त तक तभी आप करिएगा, क्योंकि लिंक मैं इसी पे डालूँगी। बाकी जो सोशियोलॉजी है वो आपको नहीं देखनी है। हाँ, अगर आपके संपर्क में है कोई सोशियोलॉजी से तैयारी करने वाला तो आप उसको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। बाकी मैं इसी लिंक पे आपको हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।